अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। एवोस्टन इंजेक्शन जाली नहीं है, वजीर सेहत पंजाब का बयान सामने आ गया। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन के 68 शिकार हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया। खबर मोनिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम को वीज़े ताहाल जारी नहीं हो सके। ये वो तमाम स्टोरीज हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन पर डिटेल तज्जिए भी लेंगे और क्या वजूहात है इनके पीछे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो सबसे अभी की जो खबर है ताज़ा तरीन, वो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली के अहकाम अदालत ने जारी किए हैं और ये दरख्वास्त पर जेल मुंतकिली का फैसला किया है अदालत ने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तहरीरी फैसला भी इस बारे में जारी करेंगे। अहम खबर यह है अब तक की कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर उन्हें जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। अडियाला जेल रावलपिंडी उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त थी जिस पर यह हुक्म जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने के अदालत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे पहले वो अटक जेल में थे और अब उन्हें अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने के अदालत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के हवाले से फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल मुंतकिली का हुक्म दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल मुंतकिली का ये अहम फैसला किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तहरीरी फैसला इस हवाले से जारी करेंगे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर यह फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर यह अहम फैसला किया है। और इस समाअत के दौरान अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए कि तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं तो चेयरमैन पीटीआई वहां क्यों नहीं है। तोशाखाना केस में ओरिजिनल ऑर्डर अडियाला जेल में रखने का था। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए, कहा कि कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या ट्रायल वहां से होगा। तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल हैं तो चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल में क्यों नहीं है, उन्हें अटक जेल में क्यों रखा गया है। इस समाअत के दौरान अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे। आज की अहम डेवलपमेंट है, आपको अपडेट करें कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल मुंतकिली का फैसला किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तहरीरी फैसला उनकी जानिब से जारी किया गया। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आदिल सईद अब्बासी। आदिल, क्या तफसीलात हैं? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त पर समाअत की थी और हुक्म दिया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल से अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाए और अब इसका तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया गया है और कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फौरी अटक जेल से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अभी तक अटक जेल में क्यों रखा गया है, ये सवाल उठाया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर जेल का था, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी सवाल उठाया कि तोशाखाना केस के ओरिजिनल ऑर्डर में। ठीक है आदिल, हमारे साथ हाफिज एहसान भी मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान आपके वक्त के लिए। कैसा देखते हैं आप इस फैसले को कि चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपको जिस तरह पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जब से हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी है उस वक़्त से इस्लामाबाद के अंदर इसकी अपनी कोई जेल नहीं है। बारहा इस चीज़ के ऊपर बड़ी कोशिश भी की गई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भी किया और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी किया। तो जब वो नहीं है तो उसके लिए ये है कि जितने भी कैदी हैं वो सारे के सारे जो है वो अडियाला जेल के अंदर शिफ्ट कर दिए जाते हैं और चाहे उन्हें आप जुडिशल रिमांड के लिए लेके आते हैं या चाहे आप उनके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो हाई कोर्ट के पास ये कॉम्पिटेंसी है। हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है और उस फैसले के अंदर उन्होंने जो वजह दी है उसके अंदर वो बिल्कुल जस्टिफाइबल है कि जी अगर तमाम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर है, पिंडी के अंदर, तो इनको भी यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए।
तो उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि ये हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो एक्यूज्ड है उसको अडयाला जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हाफिज एहसान ये भी बता दीजिएगा कि इसमें कितना वक्त लगता है इस प्रोसेस में, ये मुंतकिली के जो काम किया जाएगा इस हवाले से? देखिए, चीज़ ये है कि अगर ऑर्डर आज इशू हो गया है और उस ऑर्डर इशू होने के अंदर अगर कोई टाइम लाइन ना भी हो तो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जेल अथॉरिटीज़ हैं या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो चीज़ की पाबंद है कि उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन जो है वो इमीडिएट करे। दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है इस चीज़ के अंदर कि इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की जा सकती है तो शायद फिर उस वजह से वो न करे, लेकिन अगर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं की जाती तो फिर उस सूरत के अंदर जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर है वो स्टे करेगा, और स्टे करने का मतलब ये है कि एट अर्लीस्ट फिर उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल सईद अब्बासी, आपने भी हमें अहम खबर से अपडेट किया, आपका भी एक अहम फैसला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस हवाले से मजीद जो अपडेट है वो भी सामने आ जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया। कब मुंतकिल किया जाएगा ये अब देखना बाकी है। जान अचकज़ई इस वक्त मीडिया से बातचीत करें, आपको बराह रास्त ये चलेंगे। हम इंशाल्लाह बाकी सूबों से इस हवाले से पीछे नहीं रहेंगे कि हम इसको यानी मौसर तरीके से एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करें और IT सेक्टर को खोल दें उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बलूचिस्तान में IT के बड़े प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं। तो ये कैबिनेट का डिसीजन है कि एक और कमेटी भी बनाएं जिसमें 4 वज़ीर और इसी तरह IT डिपार्टमेंट के जो कंसर्न सेक्रेटरी साहब हैं और एक्सपर्ट हैं उनकी कमेटी बनाई जाए जो 1 महीने में अपने रिकमेंडेशन कैबिनेट को सबमिट करें ताकि IT सेक्टर में जो इश्यूज़ हैं वो फ़ौरन एड्रेस हों और जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं हमारे बलूचिस्तान के यूथ के लिए, बलूचिस्तान के सूबे के लिए, उनको एक्सप्लोर किया जाए और जो रुकावटें चाहे वो रेड टेप की शक्ल में हों चाहे बाकी पॉलिसीज़ की शक्ल में हों वो जामे निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर को बेहतर बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर, IT सेक्टर में दूसरे सूबों से हम पीछे नहीं रहेंगे, IT सेक्टर के लिए क्लाउड पॉलिसी भी अपना रहे हैं। जान अचकज़ई निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो जो इंडस हॉस्पिटल है कैंसर वार्ड उसमें फंडिंग का इशू था। उन्हें तकरीबन कोई 18 करोड़ नेक्स्ट 3 साल में चाहिए, उसमें एक लाइबिलिटी भी थी तो कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी। चूँकि ये कैंसर वार्ड है, अगर आप किसी मरीज़ को बलूचिस्तान गवर्नमेंट फाइनेंस करती है तो उसमें तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है अगर आप कराची में आगा खान में उनका इलाज कराते हैं और उसमें एडवांस पेमेंट दी जाती है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो इसलिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आज का कैबिनेट ने फैसला किया कि जो 18 करोड़ उनका डिमांड है वो पूरा किया जाए ताकि जो हेल्थ के हवाले से बिलखसूस कैंसर वार्ड में जो इश्यूज़ है वो हल हो जाए। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और इसकी परफॉर्मेंस भी हर वक्त रिव्यू की गई है और इससे गवर्नमेंट और कैबिनेट मुतमईन है। तो इसलिए आज ये कमिटमेंट की गई है कि ये फंड पूरी तौर पे उनको रिलीज़ किया जा सके। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ है वो पसनी फिश हार्बर के हवाले से ये एक ऐसा मसला प्रोजेक्ट रहा है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। वहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो फ़िश एसोसिएशन हैं उनके इश्यूज़ हैं और बिलखसूस जो हमारा ड्रेजर है वो नहीं रहा है। फंडिंग मुख्तलिफ अवकात में हुई है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रही है क्योंकि वहाँ पे एक तो ये कि जो हमने कंसल्टेंट माजी में हायर किए हैं या वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या उनकी फिजिबिलिटी हमारे सामने नहीं थी या द राइट एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं थे। आपको मालूम है अगर आपने एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करना है बाहर से उन्हें $200 मिलियन लगते हैं। तो ये एक फिर कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस हवाले से पहले एक फिजिबिलिटी बनाई जाए जो बिलखसूस वहाँ के इश्यूज़ हैं, क्या हमने इसको चलाना किस तरह है, क्या हमने PPP के मोड में चलाना है, क्या हमने कोई और तरीका करना है, क्योंकि गवर्नमेंट
ने ये माना है कि इसमें इश्यूज़ हैं और हम अपने तौर पे माजी की तमाम हुकूमतें इस मसले को यानी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम हल नहीं करा सके। तो इसके लिए एक संजीदा कोशिश के तौर पे आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि फ़ौरन एक और कमेटी जो एक फिजिबिलिटी बनाया है, वो भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स जिनके एक्सपर्टीज़ हैं, नाउंड है, उन्हें फ़ौरन हायर करके इसके लिए एक लाइमा अमल तैयार किया जाए। ये एक ऐसा दरीना प्रोजेक्ट है जो कहीं दाइयों से यानी मसाइल का शिकार है, तो इसलिए ये एक वेलकम डिसीजन है। इसके अलावा जो अहम आज हमने डिसीजन लिया है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है। इन्वायरमेंटल आपको मालूम है ये एक लॉ है, बहुत से हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। एक तो जनरल हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, दूसरे पार्टिकुलर शहरों में हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। तो उनके हवाले से मजिस्ट्रियल पावर्स जो हैं वो एक सिटिंग जज को दिए गए हैं ताकि अगर इंतज़ामी लिहाज से मसले हल नहीं होते तो मजिस्ट्रियल पावर के तौर पर वो जज एक्ट करे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जो डिस्प्यूट मैकेनिज़म्स हैं वो हल करें। तो ये भी एक तरीका था कि हम हर वक्त अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे शिकायत करते हैं कि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए। तो अब एक जज को इन्वॉल्व करके हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो फ़ौरन एड्रेस हों, जो कंप्लेंट्स हो लोगों को वो एड्रेस हों। तो ये एक स्ट्रीम लाइन की एक कोशिश की गई है। लेकिन बलूचिस्तान में इन्वायरमेंट एक संजीदा मसला है। पूरे बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि पानी का एक सीरियस इशू है। इस वक्त जो हमारे पश्तूनी इलाकों में है वो सिर्फ मैं आपके अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ, जो सेब हम उगाते हैं उसमें 10 गुना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हमने वो जो ड्राई फ्रूट्स थे, आलमंड्स थे, उनको छोड़ दिया है। इसी तरह जो बलोच इलाके में प्याज जो ऑनियन है वो भी पानी कंज्यूमिंग है, यानी 10 ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की एक पॉलिसी की ज़रूरत है जो हमने आइंदा जाके इसको इंगेज करके लेनी है। और बाकी आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस प्लीज। आपने बात की है, आपने बताया हमसे डैम का यहाँ एक बना था, वो कहाँ तक पहुँचा और अगर नहीं पहुँचा तो उसकी क्या वजह है, क्या उस पर इंक्वायरी हुई है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि माजी में बहुत पैसे आए। आपको मालूम PSTP में पैसे रखे गए थे, डैम्स बने थे, डैम्स फिर पानी बारिशों की वजह से जो बने थे उनके हालात आपके सामने है। इसमें बहुत से एलिगेशंस है करप्शन के, लेकिन ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम इंक्वायरी में जाएं। लेकिन सीरियस पानी का इशू है। इस हवाले से हमें एक फ़ौरन थिंकिंग करनी है कि किस तरीके से हम इस मसले को एड्रेस करें ताकि कंस्टेंट के तौर पर एक ऐसी पॉलिसी बना सकें कि गवर्नमेंट भी उसको कंटिन्यू कर सके। बलूचिस्तान में माजी में PSTP में जो कुछ हुआ सब आपके सामने है, लेकिन ये हमारे पूरे सूबे का, हमारे फ्यूचर का, हमारे अंदर नस्ल का इशू है कि ये हम सबको स्टेक होल्डर्स को हल करना है। तो ये आपने बजा फरमाया और मैं आपसे सहमत हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जो हम एड्रेस अभी तक नहीं कर पाए। अच्छा जान साहब, पश्चिमी पिशावर का आपने जिक्र किया, ये मनसूबा 2015 में मुकम्मल होना था, 2018 में मुकम्मल हुआ और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 25 करोड़ से ज़्यादा इसमें करप्शन हुई। इसको फाल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई, लेकिन जो करप्शन कर चुके हैं, जिन्होंने इस पर गबन किया और ताकीद की, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की? देखिए ये एक संजीदा सवाल है जो आपने किया है। इश्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है? आप वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। तक़सीम कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। क्या अदलिया की आज़ादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती? पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदालती उमूर की अंजाम दही तब्दील नहीं की जा सकती। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताइएगा मजीद क्या बातें कही गई हैं इस जवाब में जो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करें तो सबकी नजरें जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो केस है उसी पर ही लगी हुई है। जो भी अपडेट आती है वो काफी थ्रिलिंग होती है। इस वक्त की भी अगर हम बात करें तो जो दरख्वास्त गुजार है राजा आमिर के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो जमा कराया गया है और उसमें कहा ही गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इख्तियारात की तकसीम का कानून जो है
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को कायदम करार दिया जाए कि आज़ादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। जवाब में ये भी कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदालती अमूर की अंजामदही तब्दील नहीं की जा सकती। फुल कोर्ट जो 1980 के रूल्स में तरमीम कर सकती है। बिलाशुबा पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती है। बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट के हवाले से भी बातें की हैं इस जवाब में। शमिया, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद कुछ खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। साहब, ये क्या किसी एक जगह पर काम हुआ है, किसी एक हॉस्पिटल या क्लिनिक में हुआ है, या मुख्तलिफ जगहों पर ये गफलत बरती गई है? अभी तक तो दो जगह मंजरे आई हैं, लेकिन हो सकता है औरों के भी हो रहा हो। तो इसके लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनका ये काम है कि उसको आइडेंटिफाई करके और सील कर देते, जो अब हमने किया है, और इनके खिलाफ FIR दर्ज होती जो कि हो चुकी हैं। और आइंदा हम यही कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाए। बेशक यूज़ करें, लेकिन वो जो प्रॉपर उसका एक तरीका है कि डायरेक्ट कंपनी से लेके उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, जब एक मरीज बीमार होता है तो वो मसीहा के रूप में देखता है डॉक्टर को, डॉक्टर के पास जाता है सेहतयाब होने के लिए। उसके वहमो गुमान में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि या बीमारी चली जाएगी या कुछ और हो जाएगा और कभी जिंदगी में देख नहीं सकूंगा। तो जो 70 लोग इससे मुतासर हुए हैं, क्या वो कभी नहीं देख सकेंगे जिंदगी भर? और जो उनकी बनाई गई है उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अभी टेम्परेरी चीज है। जाहिर है उनको हुकूमत की जिम्मेवारी, और हुकूमत ने उनको ट्रांसफर कर दिया अपने बेहतरीन हॉस्पिटल में, स्टेट ऑफ द आर्ट, और अपने खर्चे पे किया है। और हम अपने खर्चे पे उनका इलाज मुआवजा करेंगे। और हमें अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इन्फेक्शन कंट्रोल होगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि। डॉक्टर साहब, इसमें ड्रैब की गफलत आप समझते हैं कि ड्रैब की गफलत है इसके अंदर? मैं नहीं समझता कि ड्रैब की भी गफलत है, इसलिए कि देखें ड्रैब से तो वो अप्रूव जगह होती जहाँ ये काम हो रहा था, तो फिर हम ड्रैब को कहते हैं। ड्रैब के पास अप्लाई नहीं किया उन्होंने अपने छोटे से कमरे में हॉस्पिटल के। लेकिन चेक एंड बैलेंस तो हो सकता था ना सर। जो चेक एंड बैलेंस होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स का ये काम है कि वो जाएं, इंस्पेक्शंस करें और देखें कहाँ पर कौन सा गैर मयारी गैर कानूनी काम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इंस्पेक्टर्स भी देखें हर घर को, हर कमरे को किसी हॉस्पिटल के चेक करना ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हर बिल्डिंग को जाके वो चेक करें कि वहाँ बन रहा है कुछ कि नहीं। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी है जिन्होंने ये टीके इस्तेमाल किए, कि उन्होंने उनकी हर टीके के साथ एक वारंटी होती है कंपनी की। वो वारंटी देखेंगे जब आप, तो आपको खुद समझ लग जाएगा। और पहले इसको यूज नहीं करना चाहिए इस तरीके से। जाहिर है उसकी वारंटी होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, उसकी कोल्ड चेन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब हमारी मंजर में आया तो मैंने तो उसी दिन, जब मुझे सुबह मंजूर चौधरी साहब का फोन आया, पीपल पार्टी के लीडर हैं, उसी दिन शाम तक हमने ये सील भी कर दी थी और उनको हमने FIR भी करा दी थी और ये सारा कुछ। और इसका हमने 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल भी रोक दिया है टोटली। और डॉक्टर साहब, हमारे सिस्टम में फिर खामी है, आपको फोन करना पड़ा, वो चीज़ फिर आपके नॉलेज में आई, तो कहीं ना कहीं लैब तो है? सर लैब्स बिल्कुल है। लैब्स मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जिस बंदे ने इंजेक्ट किया कि उसकी जिम्मेवारी। अगर मैं एज ए डॉक्टर इंजेक्ट कर रहा हूँ किसी के घुटने में या आंख में कोई टीका, तो मेरी जिम्मेवारी है मैं देखूं कि किस मेयार पे। डॉक्टर साहब, सजाएं इतनी सख्त होनी चाहिए कि आइंदा ऐसा डॉक्टर कोई ऐसी हरकत करते हुए, ऐसा इकदाम उठाते हुए 100 दफा सोचे। उनके लाइसेंस मुअत्तल हो जाने चाहिए कि उनको जिंदगी भर वो दोबारा अपना कोई क्लिनिक रन ना कर सके। सजाएं सख्त होंगी तभी कुछ हो सकेगा। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और हम बिल्कुल इस पे बिल्कुल फाल हैं। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ मीटिंग ली और उसमें हमने बहुत सख्त एक्शन लिए और हम इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे ताकि डेटरेंस हो। आइंदा ये कोई भी किसी की बनाई या किसी की जिंदगी से खेलने का सोचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान वज़ीर सेहत हमारे थे। और यही वो वजूहात हैं अली जिनको बुनियाद बनाकर जो हमारे सियासतदान है वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना, हमने इलाज करवाने के लिए बाहर जाना है। तो रीजंस आप खुद देते हैं, सिस्टम में जो आपकी खामी है वो खुद आप उनको आगे प्रमोट करते हैं। जी अली, ऐसा मैंने कहा बाहर कहीं कोई सोच भी नहीं सकता शायद इस तरह के काम बाहर भी होते होंगे। नहीं हो सकते। लेकिन इससे पहले इंडिया में हुआ था, आपको याद होगा, एक जो कफ सिरप था
वो गैर मयारी बनाए जा रहे थे जो इतने जानलेवा थे। तो ये कहीं भी हो रहा हो, ये गैर इंसानी अमल है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चीज़ है जिनकी बेनाई का मामला है वो बहुत एक संगीन मामला है, वो वापस उनकी बेनाई के हवाले से क्या होता है मुस्तकबिल में उनके साथ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बाइस तशवीश है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उस तरह जब उनकी बनाई भी चली जाएगी तो बहुत ये ख़तरनाक अमल भी हो सकता है। मकामी कंपनी की जो तैयार करदा इंजेक्शन है उससे आंखें तो मुतासर हो रही हैं। इस इंजेक्शन से अब तक कुल 68 मरीज़ मुतासर हो चुके हैं। इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री और फार्मेसी सरबोमोहर कर दी गई हैं। इसके अलावा जो मुल्जिमान हैं वो कानून की गिरफ्त से ताहाल बाहर हैं, उन्हें कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जा सका अब तक, और इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ही रजिस्टर्ड ना होने का इंकशाफ हुआ है। यानी जो इस कंपनी का इंजेक्शन है वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो मरीज़ इससे मुतासर हुए हैं उनका ताल्लुक लाहौर, कसूर, रहीमिया खान, मुल्तान से है। 68 शहरियों की बनाई इससे मुतासर हो चुकी है। निगरान वज़ीर सेहत की जानिब से ये फिगर्स बताए गए हैं कि अब तक कुल 68 पेशेंट्स हैं जिनकी बनाई जा चुकी है इस इंजेक्शन के लगने से। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने इंजेक्शन के जाली होने की खबर को तो मुस्तरद कर दिया है। PNN से गुफ्तगू में डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि इंजेक्शन तो जाली नहीं था, उसकी कीमत 28,000 रुपये थी। इंजेक्शन की तैयारी में भी कुछ मसला आया है, मुल्जिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। ये टीका पहली बात है जाली नहीं था, लेकिन जिस तरह इसको तैयार किया गया वो उसमें कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये टीका बुनियादी तौर पे मैंने पहले भी बताया था कि 28,000 का टीका है। इससे कुछ वो जो माफिया था ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें से 70 और 80 टीके बनाता था। क्योंकि ये एक टीका अगर वैसे दिया जाए ना जो आँख के लिए इस्तेमाल होता है, जो कंपनी तो 50,000 का भी है और 1 लाख का भी, लेकिन ये जो 28,000 का टीका था इससे ये फायदा होता था कि 70 बंदों को टीका लग जाता था, 80 बंदों को। तो ये एक रूटीन का प्रोसीजर था। हमारा एतराज ये हुआ कि ये बंदे, इनके पास अथॉरिटी नहीं थी इस चीज को लेके बेचने की। इसमें कोई शक नहीं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं पंजाब के, खास 2-4 हॉस्पिटल, उनके पास इसका लाइसेंस होता है और वो ऑफिशियली इसको देते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो हमारे साथ आई, क्योंकि ये 68 के करीब पेशेंट हो गए हैं, लेकिन जो पेशेंट इस वक्त लाहौर में है वो 4 के करीब दाखिल हैं, 4 मुल्तान में दाखिल हैं, और ये ज़्यादातर पेशेंट जो है वो इलाज जो आउटडोर बुनियाद पे हो रहा है। और उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा इसमें बेहतरी भी आएगी, जिन्होंने हमारे पास जल्दी रजू कर लिया है। डॉक्टर नासिर जमाल की गुफ्तगू आपने सुनी। एवास्टन इंजेक्शन मरीजों की बनाई छीनने लगा है। मुल्तान में इंजेक्शन के 7 मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में ज़ेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद अब 10 हो चुकी है। CEO हेल्थ का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर रहमान शेख से। जी गौहर, आगाह करें। जी बिल्कुल, वेस्टर्न इंजेक्शन पंजाब के आंखों के मरीजों की बीनाई छीनने लगा है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी 7 जो मुतासरा मरीज़ हैं वेस्टर्न इंजेक्शन के वो सामने आ गए हैं। इसके साथ ही CEO हेल्थ मुल्तान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल, इनसे हम जानते हैं। इस वक्त मुल्तान में टोटल 10 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं इंजेक्शन एवास्टन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। 3 जो केसेस आए हैं वो झंग के DHQ ने रेफ़र किए, मुल्तान के निश्चित हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी जो मैं आपको बताता हूँ, इंजेक्शन एवास्टन मुल्तान में किसी फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होता है, ये लाहौर से डायरेक्ट लेके आते हैं जो उनके सोल एजेंट होते हैं। इसकी शॉर्ट एक्सपायरी होती है, 24 आवर में इसको लगाना होता है। और ये जो कंसल्टेंट हजरात जो डॉक्टर जो लगाते हैं ये पहले उनको बताते हैं और वो लेके आता है और उसके बाद ये लगता है। जी बिल्कुल, मुल्तान में मजमूई तौर पर 10 जो मरीज़ हैं वेस्टर्न इंजेक्शन के मुतासरा वो सामने आ चुके हैं, जिनके खिलाफ CEO हेल्थ की जानिब से भी फैसला यही सामने आया कि हेल्थ केयर कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर उस डॉक्टर के खिलाफ, उस क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी लिखा जाएगा। इस वक्त जो है 3 मरीज़ जो हैं वो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में, जबकि जो 7 मरीज़ हैं वो घरों में ज़ेर इलाज हैं। जी अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ये तो हमें पहला यही था, अगर होगी तो ये लाहौर में खास तौर पे वो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे बने तो बहुत फायदा होगा। ये रोड तो बन जाती है, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट आ जाते हैं और वो उसको खोदना शुरू कर देते हैं, फिर लागत डबल से डबल होती चली जाती है। तो उसका भी सर कुछ लागत में क्या फर्क आता है इसका प्लास्टिक रोड पे और उस पे? ये सच है, ये सस्ती बन रही है, ये बहुत कम लागत का ये है कि अगर हम लोग आम कोई रोड बनाते हैं ना सर 1 किलोमीटर के, ये जितनी हमने रोड बनाई है
तो हमने 5 से 6 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट के लग जाने थे। एज फार एज दिस रोड इज कंसर्न, इसके अंदर 2 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। तो 6 करोड़ और 2 करोड़ का फर्क है। तो प्लस इसका एक और जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, जो आपका इस टाइम माहौल को खराब कर रहा है, वो वेस्ट आपका यूज हो जाएगा रोडों पे। हाँ जी, वो ही मैं पूछ रहा था कि ये जो रिसाइकलिंग के हवाले से क्या है इसके बेनिफिट? तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो प्लास्टिक जो सारा है, जो आपका माहौल को खराब कर रहा है, वो सारा इस्तेमाल हो जाएगा। कि अल्लाह करे ये इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ने चाहा तो ये इसके बाद आगे वाले प्रोजेक्ट में सर इस प्रोजेक्ट में 4 टन प्लास्टिक पैचिस की इसकी इंशाल्लाह जरूरत तो नहीं पड़ेगी तो, लेकिन अगर है तो जिस तरह आम सड़क के बनते हैं, आम सड़क के जिस तरह होते हैं वो बनेंगे। चल रहा है जो रेट इसका, अगर ये दोबारा से इसको बनाएंगे तो इस पे क्या कास्ट होगी? नहीं, इसके जो आम जो सड़क है वो 6 करोड़ रुपया किलोमीटर आ रही है, और ये 2 करोड़ रुपया किलोमीटर। सर ऐसे सर थोड़ा सा बता सकते, ये सर हमने क्योंकि डिपार्टमेंटली बनाई है तो इसलिए 2 करोड़ की है। अगर हम आउटसोर्स करते, कॉन्ट्रैक्ट आउट करते तो फिर ये 8 आती। हमने क्योंकि सर इसमें बहुत सेविंग की है, हमने ना मदद ली है, कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे से बहुत से मशीनरी के पैसे नहीं लिए और हमारे ऑयल के नहीं लिए, तो ये सारी चीज़ें और मटेरियल हमने खुद दिया है, तो इस वजह से 2 करोड़ लगा है जी। नहीं तो हम आउटसोर्स करेंगे, हमने लगाना ही नहीं प्लांट, हम तो ठेके पे दे देंगे। इसमें इनका बहुत हिम्मत है और थैंक यू। तो गुफ्तगू आपने सुनी। मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई सड़क का इफ्तिताह किया है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान लाइव में, और बहुत अहम मामला जिस पर हमने बात करनी है गैर मयारी इंजेक्शन का। गैर मयारी इंजेक्शन की रोकथाम के लिए इकदामात के बावजूद मजीद केसेस सामने आ रहे हैं। रहीम यार खान में मजीद 3 अफराद बेनाई से महरूम हो गए हैं और मुतासरीन की तादाद अब 68 के करीब हो चुकी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा शहरों में ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई का हुक्म भी दिया है और उन्हें मुअत्तल भी किया गया है। 11 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जिन्हें मुअत्तल किया गया। अब से कुछ देर पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे निगरान वज़ीर सियाहत, और उनकी जानिब से भी जो ये बात की जा रही थी कि एक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ सवालात ये उठते हैं कि जब एक इस लेवल पर एक इंजेक्शन है जिसको डॉक्टर्स को पता ही नहीं है किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है, वहाँ पर गफलत बरती गई है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और अफसोस की बात है कि मुल्जिमान जो है अभी तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। बिल्कुल नहीं आ सके। इस पर कुछ मजीद हकायक आपको बताने, पहले वो देखिए फिर बात करते हैं। गैर मयारी इंजेक्शन से शहरियों का मुतासिर होने का सिलसिला जारी। रहीम यार खान में मजीद 3 अफराद बेनाई से महरूम हो गए। मुतासरा अफराद की तादाद 68 हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक्शन। मुतासरा शहरों में ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई का हुक्म। मुतासरीन का मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंजेक्शन की फरोख्त 2 हफ्ते के लिए रोकने का तकरीबन 14 दिन की प्रोसेस है, लैब की रिपोर्ट आने में, तो जब आएगी तो उसके बाद अगला फैसला करेंगे। ऑलरेडी जो उसके सब डीलर या जो बेच रहे थे सारा कुछ खिलाफ होती FIR भी हो गई है, एक्शन भी हो रहा है, पुलिस भी उनको पकड़ने के लिए लगी हुई है। मामले की तहकीकात के लिए आला इख्तियारती कमेटी कायम कर दी गई है। आंखों के मुसलसल केसेस रिपोर्ट होने पर महकमा सेहत और ड्रैप भी मुतहरिक हो गई है। लाहौर में रविश फार्मा के डिस्ट्रीब्यूटर्स AG एंड कंपनी के दफ्तर पर छापा, 110 वायल्स बरामद। इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर को इरसाल कर दिए गए हैं, जहां उनकी क्वालिटी और सेफ्टी को चेक किया जाएगा। तो बिनाई मुतासर करने वाले गैर मयारी इंजेक्शन का क्या नाम है? गैर मयारी इंजेक्शन का नाम एवास्टन है। ये टीका किस लिए इस्तेमाल होता है? ये टीका ज़ियाबतीस के मरीज़ के आंख के पर्दे के इलाज और कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और उन सवालों के जवाब भी हम आपको बताते हैं कि जी एवास्टन टीके की एक डोज 5 से 7 हज़ार रुपये में लगाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एवास्टन के मुतबादिल टीके भी मार्केट में मौजूद हैं? तो उसका जवाब है कि जी हाँ, मार्केट में मौजूद हैं। एवास्टन के जो मुतबादिल हैं 2 टीके हैं इस वक्त जो मार्केट में मौजूद हैं। एक टीके का नाम है पेटेज़रा जिसकी एक डोज 70,000 में आपको मिलेगी, और दूसरी का नाम है आइलिया और उसकी एक डोज आपको मिलेगी 1.5 लाख के करीब। अब ये इंजेक्शन है, इसकी जो मुतबादिल डोजेस तो आपको बता दी हैं। एक और सवाल जन्म लेता है कि क्या ये इंजेक्शन जिसका नाम एवास्टन बताया जा रहा है ये टीका जाली है? तो इसका जवाब है कि ये टीका जाली नहीं है। ये एक मयारी टीका है
तो फिर सवाल ये जन्म लेता है कि तो फिर लोगों की आंखें क्यों इससे मुतासर हो रही हैं। उसका जवाब हम आपको बताते हैं। एवोस्टिन एक बोतल से 70 टीके निकाले जाते हैं, यानी एक बोतल में उसकी 70 डोजेज होती हैं और उसकी इजाज़त चंद मयारी अस्पतालों को ही दी जाती है कि किस तरह से उसकी डोजेज को यूज़ करना है। एवोस्टिन की बोतल से टीकों को भरने का अमल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, लेकिन लाहौर की जिनिस एडवांस फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से भी एवोस्टिन बनाए जा रहे थे। ये कंपनी जो एवोस्टिन इंजेक्शन बना रही थी, अच्छा, मुमकिना तौर पर जिनिस एवोस्टिन फार्मास्यूटिकल की तरफ से फराहम किए जाने वाले एवोस्टिन के गैर मयारी टीकों से मरीजों की बिनाई मुतासर हो रही है। तो क्या मुतासरा मरीज़ की बिनाई कभी वापस नहीं आती? इन्फेक्शन के बाद फौरी तौर पर इलाज करने से मरीज़ शिफायाब हो सकता है। दिस इज़ द गुड थिंग कि मरीज़ शिफायाब हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 68 मरीज़ जिनकी बिनाई मुतासर हो गई है। और कौन ज़िम्मेदार है, ये हमने कुछ देर पहले आपने बल्कि सवाल किया जवेद अकरम साहब से। उन्होंने बताया जी कि हम गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं अभी तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, अभी तक गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। और जो हमने आपको कुछ सवालात के जवाबात भी बताने की कोशिश की है कि ये इंजेक्शन मयारी है, ये जाली नहीं है, गैर मयारी नहीं है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, जिसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने इंजेक्शन के जाली होने की खबर को तो मुस्तरद कर दिया है। PNN से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि इंजेक्शन जाली नहीं था, उसकी कीमत 28,000 रुपये थी और इंजेक्शन की तैयारी में कुछ मसला आया है। मुलजिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। उन्होंने क्या गुफ्तगू की PNN से, आइए सुनते हैं। ये टीका पहली बात है जाली नहीं था, लेकिन जिस तरह इसको तैयार किया गया वो उसमें कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये टीका बुनियादी तौर पे मैंने पहले भी बताया था कि 28,000 का टीका है। इससे कुछ वो जो माफिया था ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें से 70 और 80 टीके बनाता था। क्योंकि ये एक टीका अगर वैसे दिया जाए ना, जो आँख के लिए इस्तेमाल होता है, जो कंपनी तो 50,000 का भी है और 1 लाख का भी, लेकिन ये जो 28,000 का टीका था, इससे ये फायदा होता था कि 70 बंदों को टीका लग जाता था, 80 बंदों को। तो ये एक रूटीन का प्रोसीजर था। हमारा एतराज ये हुआ कि ये बंदे, इनके पास अथॉरिटी नहीं थी इस चीज को लेके बेचने की। इसमें कोई शक नहीं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं पंजाब के, खास 2-4 हॉस्पिटल, उनके पास इसका लाइसेंस होता है और वो ऑफिशियली इसको देते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो हमारे साथ आई, क्योंकि ये 68 के करीब पेशेंट हो गए हैं, लेकिन जो पेशेंट इस वक्त लाहौर में है वो 4 के करीब दाखिल हैं, 4 मुल्तान में दाखिल हैं, और ये ज़्यादातर पेशेंट जो है वो इलाज जो आउटडोर बुनियाद पे हो रहा है। और उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा इसमें बेहतरी भी आएगी, जिन्होंने हमारे पास जल्दी रजू कर लिया है। नासिर जमाल की गुफ्तगू आपने सुनी, और अली आपने ये सुना कि 28,000 का टीका है जो 70 से 80 लोगों को लगता है। यानी यहाँ गुर्बत का ये आलम देखिए कि लोग अपने इलाज मुआवजा नहीं करवा पा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको इलाज की वो सहूलतें नहीं दे पा रही है, इसीलिए 28,000 का टीका जो इन्हें कम पैसों में मिलता था, लेकिन चूंकि अब इलाज भी कराना था और उसके लिए वो जब गैर मयारी टीका इस्तेमाल किया गया, सस्ता टीका इस्तेमाल किया गया, तो ऑब्वियसली इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। बिल्कुल, ये बहुत ही बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है। वेस्टर्न इंजेक्शन के कारीवार भी जारी है। नाकस इंजेक्शन 60 साला बाबा सरदार की बिनाई ले चुका है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों ने इंसाफ फराहम करने का इस पर मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा PNN गौहर रहमान शेख से। जी गौहर, बताएं क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वेस्टर्न इंजेक्शन पंजाब के जो आंखों के मरीज़ हैं उनके लिए इलाज में कारगर साबित होने के बजाय उनकी बिनाई छीनने लगा है। इसके साथ ही जो 3 मरीज़ हैं जिनका ताल्लुक जंग से है, उन्हें मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज इस वक्त जारी है। हम निश्तर के आई वार्ड में मौजूद हैं, मुतासरा मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे जानते हैं। बताएँ क्या कहेंगे, आपने ये इंजेक्शन किस लिए लगवाया था, अब आपकी हालत कैसी है, नज़र आ रहा है आपको? पहले बिल्कुल नज़र आता था, हुन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। 1 माह पहले इंजेक्शन लगवाया था, वो बिल्कुल ठीक था। जो दूसरा लगवाया है तकरीबन 16-18 घंटे के बाद बहुत तकलीफ़ हुई, उससे मेरा ब्लड भी बहुत हाई हुआ। फिर बस वो हस्पताल में गए, उन्होंने भिजवा दिया जंग में आ गए। इन्होंने कहा जल्दी ले जाओ मुल्तान में, इस तरह अस्पताल में। जी देखिए जी, हमारे साथ जो मुतासरा मरीज़ थे 60 साला सरदार, जिनका ताल्लुक झंग से है और उन्हें झंग से मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफ़र किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोशिशें जारी हैं। जी तो हम ये बात ये कर रहे थे कि लोगों के लिए तो शायद सिर्फ एक खबर होगी,
लेकिन जिनकी बनाई मुतासर हो गई है अब वो ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से जो है वो सफ़र करेंगे। और ये कितना पेनफुल है कि हमारे मुल्क में ये वो तबका है, मुतवसत तबका या गुर्बत, ख़त गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारा है कि वो अपना इलाज मुआवजा उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाता और इलाज करवाने के लिए जाते हैं लेकिन एक और बीमारी साथ ले आते हैं। चलिए इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन अभी एक और अहम मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है कि जहां चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने के अहकाम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने इस केस में रिमार्क्स दिए हैं कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में हैं, तो चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में क्यों नहीं है? अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं। तोशाखाना केस में ओरिजिनल ऑर्डर अडयाला जेल में रखने का था। कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ट्रायल क्या वहाँ से होगा? सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का ही था। वकील सफाई ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई स्पोर्ट्समैन हैं, एक्सरसाइज मशीनें उनको फराहम की जाएँ। आगे बढ़ें और अब बात कर लें कि आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं, उसमें अहम पेशरफ्त है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद इब्तदाई हल्का की फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन कुल इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। इसी पर मजीद बात भी करेंगे। शबीहा नकवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस खबर के हवाले से डिटेल्स उनसे लेंगे। शबीहा बताइएगा, जो हल्का बंदियों पर तजावीज़ हैं और जो एतराज़ात हैं उसके हवाले से मजीद क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए जो इब्तदाई हल्का बंदियों पे काम जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की मंजूरी के बाद इब्तदाई हल्का बंदियाँ 27 सितंबर को जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो कल इन हल्का बंदियों की मंजूरी भी देगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की अगर मौजूदा नशिस्तें जो हैं वो बरकरार रहेंगी, ताहम हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से जो है 27 अक्टूबर तक जो है वो दायर हो सकेंगे और इलेक्शन कमीशन एतराज़ात पर 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक जो है वो उसको निपटाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदी जो वो 30 नवंबर को जारी करेगा। इसके साथ अगर हम तफसील की बात करें तो पंजाब में कौमी असम्बली के हल्के का कोटा 9,05,595 जबकि सिंध का 9,13,000 रखा गया। इसी तरह KPK में कौमी असम्बली का कोटा 9,07,913 की आबादी पर मुश्तमिल है। बलोचिस्तान में भी क्योंकि वोटर्स भी कम है इसीलिए उसका अगर हम बात करें तो उसकी कौमी असम्बली के हल्के का जो कोटा वो 9,30,900 पर रखा गया। ठीक है शबीहा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट के अदालती मामलात में मदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। वकील ख्वाजा तारिक रहीम की कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जवाब जमा करा दिया गया है। उनकी जानिब से दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि कानून से अदालती उमूर की अंजामदही तब्दील नहीं की जा सकती। उधर मुस्लिम लीग काफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हामी निकली है। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। जवाब में कहा गया है कि पार्लियामेंट का बना कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है, कानून अदलिया के इख्तियार के खिलाफ नहीं है। कानून में चीफ जस्टिस के इख्तियार को 2 सीनियर जजेस के साथ सिर्फ शेयर किया गया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी जवाब जमा कराया गया है आज अदालत में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो दरखास्तें हैं इस एक्ट के खिलाफ उन्हें मुस्तरद किया जाए। पार्लियामेंट की जो अदालती मामलात में मुदाखलत है वो आईनी है, जो कानून है वो आईनी है। दरखास्तें जो इस कानून के हवाले से दी गई उन्हें मुस्तरद किया जाए, ये जवाब जमा कराया है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हामी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की सदा है। पार्लियामेंट के अदालती मामलात में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी है। वकील ख्वाजा तारिक की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कलअदम करार देने की इस्तदा है। अदालती अमूर की अंजामदही तब्दील नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार का ये जवाब इस पर सामने आया है। उधर एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस जमा होने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। रजिस्ट्रार और नैब प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश जज मोहम्मद बशीर की नैब प्रोसिक्यूटर के साथ रेफरेंसेस के कानूनी पहलुओं पर समाअत जारी है, जबकि एहतसाब अदालत नंबर 1 में 6 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जांच पड़ताल के बाद जमा करवाया जा चुका है। एहतसाब अदालत नंबर 2 में एक रेफरेंस जांच पड़ताल के बाद जमा करवा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रेफरेंसेस पर
7 अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं। नैब ज़राए के मुताबिक आज तकरीबन 15 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवाने का हदफ है। कोशिश है कि आज मजमूई तौर पर 59 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा हो जाए। खबरें कुछ और भी हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल, कुछ और हम खबरें शामिल करते हैं, लोकल न्यूज़ शामिल करते हैं। नेशनल खबरें ये हैं कि खावर मानिका लाहौर से दुबई जाते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। महकमा एंटी करप्शन ने सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीरात के इल्ज़ाम में खावर फरीद मानिका की गिरफ्तारी डाल दी है। इसकी तफसीलात आपको दिखाते हैं। FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वो अमारात एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। जराए के मुताबिक खावर मानिका का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल होने की बिना पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया। वहीं एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से खावर मानिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। महकमा एंटी करप्शन ने सरकारी रकबा पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में खावर फरीद मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर फरीद मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। DC रेफरेंस में कहा गया है कि खावर मानिका ने कब्रिस्तान की 4 कनाल अराजी पर गैर कानूनी शादी हॉल तामीर किया। खावर मानिका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की जमीन पर नाजायज काबिज हैं। खावर फरीद मानिका ने कब्रिस्तान की अराजी पर 26 गैर कानूनी दुकानें भी तामीर कर रखी हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फ़याज़ुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं साहब मामले के हवाले से। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो गिर गई है खावर मानिका की, उस पर आपकी क्या राय है, क्या अंडरस्टैंडिंग है इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो शायर ने कहा है कि उस जोर को सब ने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। ये तो सरे बाजार वाला आपने एक 4 कनाल की अराजी का देख लिया। यहाँ पर सरे बाजार और पसे दीवार, खरबों रुपए की करप्शन, बदयांती, टकेमारी, पैदागिरी और नौसरबाजी खावर मानिका साहब और इनके 2 बेटे और इनके खाला जी, वो जनाब उन्होंने मचाई हुई थी। हम भी वहाँ बैठे हुए थे जनाब लाहौर में 5 साल एज ए मिनिस्टर। दिन में हम भी 5, 6, 7 हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलती थी कि जनाब खावर मानिका ख़ानदान और बुशरा बीबी की फैमिली किस किस अंदाज से और किस किस कोने खुदरे से करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो दिहाड़ियाँ लगा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें तो ज़बान ज़द-ए-आम है। आप साहिवाल डिवीज़न में और काड़ा डिवीज़न के आप किसी बंदे के पास चले जाएँ, आपको वो बता देंगे कि वहाँ पर इन लोगों ने, और फिर जनूबी पंजाब के मामलात के अंदर, फिर पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके और हर इशू के अंदर हर किस्म की बदमाशी, हर किस्म की गुंडागर्दी, हर किस्म की करप्शन, हर किस्म की टकेमारी, हर किस्म की 2 नंबरी वो खावर मानिका साहब और बुशरा बीबी की सरपरस्ती में आप हो रही थी। सबको पता था, बच्चे को पता था। तो अब अगर उनको पकड़ा गया तो ठीक है, कानून के शिकंजे में आए हैं। अगर वो गिल्टी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं जो उन पर इल्ज़ामात हैं, जो चार्जेस हैं, वो सब दुरुस्त हैं? यार, मैंने शुरू में आपको एक शेर सुनाया है कि अभी तो सरे बाजार का सिर्फ एक छोटा सा 1.001% की जाना चीज नहीं है। इस पूरी फैमिली ने, बुशरा बीबी साहिबा की और खावर मानिका साहब की पूरी फैमिली ने तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था करप्शन का। पिछले 5 साल कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं अन्नी पड़ा, अन्नी डली हुई थी इधर। तो चौहान साहब, ये मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, आप समझते हैं? ऑब्वियसली जो है ना, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही। उनके ज़हन में था कि बाहर बैठी यहूदी लॉबी और कादियानी लॉबी वो जनाब इमरान खान को बचा लेगी और वो कुछ ना कुछ फैसला करेगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार चीजें नहीं बच रही, वो जस्टिस बंदयाल साहब भी चले गए बेचारे, उनको बचाने की ख्वाहिश लेके अपने दिल में। अभी और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने दिल में ख्वाहिश लिए बैठे हुए हैं। जब उन्हें नजर आया कि हर तरफ से रास्ते मसदूद हो गए हैं और हमने कहते हैं ना कि वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी, तो उन्होंने कहा चलो छुरी से बचने के लिए इस मुल्क से भाग चलते हैं। लेकिन अब वो हालात नहीं है कि जिन हालात के तहत यहाँ से
अरशद शरीफ साहब को जनाब जान के भगाया गया और फिर बाहर मरवाया गया। अब वो हालात भी नहीं है कि यहाँ पे मुराद सईद की तरह भगा दिया गया, यहाँ पे जनाब बहुत से लोगों को भगाया गया। अब वो हालात नहीं है। अब यहाँ पर माफिया के खिलाफ जनाब इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में एक जिसे कहते हैं ना कि वसी तरीन किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, और उस ऑपरेशन में जनाब यहाँ बचता तो कोई नहीं है। जिसने बदमाशी की, शैतानियत की, इब्लिसियत की, जिसने दो नंबरी की और आवाम को जो है उसका नुकसान पहुंचाया, वो अपने शिकंजे में तो आएगा, वो अपने मंतकी अंजाम तक तो पहुंचेगा। ठीक है, आपके ख्याल से मंतकी अंजाम तक वो पहुंच गए हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो आयशा, उनका ये कहना था कि शायद वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, चलें, वैसे थोड़ा सा एक जो बात करने का वो स्टाइल है ना फयाजुल हसन चौहान साहब का, उसमें थोड़ी सी नरमी तो अब आई है, ये तो आप माने। चलें जी, अच्छी खबरें को शामिल करते हैं। अच्छी खबर ये है कि रुपया डॉलर पर हावी होता जा रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अच्छी खबरें आने वाले दिनों में मजीद भी आ सकती हैं। 290 रुपये 66 पैसे का हो चुका है रुपया। ताहाल इंटरबैंक में रुपया 1 रुपया मज़ीद सस्ता हुआ है, और ये गुज़श्ता जो कारोबारी हफ्ता था उसमें भी देखा गया था कि रुपया डॉलर पर हावी रहा था पिछले हफ्ते भी, और अब जो हफ्ते का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आगाज़ में मिला जुला रुझान रहा है और डॉलर पर रुपया हावी रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पर भी मिला जुला रुझान है। इंटरबैंक की बात करें तो वहाँ डॉलर 1 रुपया सस्ता हुआ है और डॉलर अब 290 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये में फ़रोख्त उसकी जारी है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है, रुपया डॉलर पर हावी है। बहुत सी खबरें पाकिस्तान लाइव में शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सरकारी राजी पर कब्जे के इल्ज़ाम पर खावर मोनिका का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब एंटी करप्शन हुकाम ने खावर मोनिका को राहदारी रिमांड के लिए ज़िला कचहरी पेश किया है। बिल्कुल, यहाँ पेशरफ्त है कि राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया है। सरकारी राजी पर कब्जे के इल्ज़ाम पर खावर मोनिका का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम ने खावर मोनिका को राहदारी रिमांड के लिए ज़िला कचहरी पेश किया। ये अहम डेवलपमेंट है। सरकारी राजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया खावर मोनिका को और 1 रोज़ा राहदारी रिमांड अब मंजूर किया जा सका है। अहम तरीन ये खबर सरकारी राजी पर कब्जे के इल्ज़ाम का ये मामला है। गिरफ्तार खावर मोनिका का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया जा चुका है। आज उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब ये खबर है कि उनका 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। कराची से खबर शामिल कर लें कि कराची में अब फ़िज़ाई आलूदगी में शहर कायद दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में सबसे पहला नंबर उसका हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड की गई है। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान आलूदगी की दलदल में फंस चुका है। मुल्क में फ़िज़ाई मयार एक बार फिर आलूदा हो चुका है। कराची की फ़िज़ा मुज़र सेहत करार दी जा चुकी है। कराची की फ़िज़ा मुज़र सेहत करार दी जा चुकी है। इससे पहले लाहौर का भी 5वां से 6ठा नंबर था, और इसके साथ साथ जैसे ही मौसम तब्दील होने वाला होता है अली, तब ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं। और हमारे माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा मरियम, पहले होता था कि चलो 5वां 6ठा नंबर होता था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये तरक्की होती जा रही है। अब वो तरक्की के अल्फाज में है, नेगेटिविटी में है, या लेकिन ये क्या आपको समझती हैं इसके पीछे फैक्टर्स क्या होते हैं? और जब मौसम तब्दील होने वाला होता है तब हम ज़्यादा देखते हैं माहौल, जो माहौलियाती आलूदगी होती है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? जी, वजह तो वही है जो पिछले कई सालों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वजूहात में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो उसका हल है उस तरफ हुकूमतें तवज्जो नहीं दे रही हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि पिछले 10 सालों में कराची का जो फॉरेस्ट कवर है, जो ट्री कवर जिसे आप भी कह सकते हैं, दरख्त बहुत ज़्यादा काटे गए हैं। पिछले 10 सालों में अगर आप डेटा उठा के देखें तो 5 हेक्टेयर जो है वो कराची का एरिया जो है वो काट दिया गया हाउसिंग सोसाइटी की वजह से या डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से। 100 से ऊपर आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस वक्त कराची में। इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो, जैसे हाउसिंग कंट्रीब्यूट आपके पोल्यूशन की तरफ करते हैं, ऑफ कोर्स उसमें अर्बन प्लानिंग जो है आपकी बैड है, उसकी वजह से भी उसमें होती है। फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है,
उससे जो एमिशंस होती हैं वो भी आपकी एयर पोल्यूशन में करती हैं। तो मौसम जब चेंज होता है तो आपकी जो बारिश। अच्छा मरियम, ऐसे क्या फौरी इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे आपको लगता है कि जो इंडेक्स है इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाए? जी, सबसे पहले तो जो बहुत आसान चीज़ है वो ये है कि जो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, जो कि कार्बन का सिंक है, जो पोल्यूशन को आपके एब्जॉर्ब करता है, वो इस वक्त डेंजरसली डिक्रीज होता जा रहा है। एक तो उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके आपका पोल्यूशन लेवल, कार्बन सिंक उसको कहा जाता है। सेकेंडली जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज किया जाए, जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उसको बढ़ाया जाए। फौरी तौर पे आप गाड़ियों की इंस्पेक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं, जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं उनको बंद कर दिया जाए, उनको सड़कों के ऊपर अलाउ ना किया जाए। इसके अलावा आपके जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर फिर वो अलग से एफर्ट्स होती हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज पे चेक एंड बैलेंस किया जाए। रूल्स आपके इन प्लेस हैं, ऑन पेपर कह सकते हैं कि हैं हमारी हुकूमतों के पास, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वो फेडरल लेवल पे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है ग्रास रूट लेवल से। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मरियम जिन्होंने करना है वो इस हवाले से संजीदा नहीं है। बहुत शुक्रिया। मरियम शबीर माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी। और इनफरादी तौर पर भी हर इंसान अपना हिस्सा डाल सकता है। दरख्त लगाइए ताकि हम माहौल को बेहतर बना सकें। ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। Once again viewers, welcome back to Pakistan Live। खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। गुज़श्ता साल मार्च में आपको जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी, क्यों ना आपको जुर्माना आयद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का वकील दरख्वास्त गुजार से ये मुकालमा। वकील दरख्वास्त गुजार ने गलती तस्लीम कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात हमने दबाकर रखे हुए हैं। टैक्स मुकदमात में आपकी ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया जा सका। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया और अदालत की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। गुज़श्ता साल मार्च में आपको जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी, आपने क्यों जवाब अब तक जमा नहीं कराया, क्यों ना आपको जुर्माना आयद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वकील दरख्वास्त गुजार से ये मुकालमा। वकील दरख्वास्त गुजार ने अपनी गलती तस्लीम की और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अरबों रुपए की टैक्स मुकदमात हमने दबा कर रखे हुए हैं। बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं शबिया नकवी से। शबिया नकवी, ये क्या मामला था और क्या रिमार्क्स मज़ीद दिए गए? जी बिल्कुल, टैक्स से मुतालिक जो केस है उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा, उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार के वकील से उनका जो मुकालमा उसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल मार्च में आपको जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी, तो क्यों ना आपको जुर्माना आयद किया जाए। जिस पर वकील जो है दरख्वास्त गुजार उसने कहा कि मैं गलती तस्लीम करता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात हमने दबा कर रखे हैं। टैक्स मुकदमात में आपकी ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा ना कराया जा सका। हमारे बारे में कहा जाता है कि टैक्स मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपये का जुर्माना किया और जुर्माने की रकम अपनी मर्जी से किसी भी खैराती इदारे में जमा करवा के रसीद जो है अदालत में जमा करवाई जाए। जबकि अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत भी दी है। जी ठीक है शबिया नकवी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन हदीद स्कूल में प्रिंसिपल की नाजेबा वीडियो स्कैंडल केस, पुलिस ने तफ्तीश का रवायती मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट 5 मलीर की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत का केस का चालान पेश न करने पर बरहमी का इजहार भी सामने आया। सरकारी वकील को चालान पेश करने की मोहलत दे दी गई है। अदालत ने थाना स्टील टाउन के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने 28 सितंबर तक केस का चालान पेश करने का हुक्म दिया है। अहम खबर है, अदालत का केस का चालान पेश न करने पर बरहमी का इजहार, सरकारी वकील को चालान पेश करने की मोहलत दे दी गई है। गुलशन हदीद स्कूल में प्रिंसिपल की नाजेबा वीडियो स्कैंडल का ये केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट 5 मलीर की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और अदालत ने केस का चालान पेश न करने पर
बरहमी का इजहार कर दिया है। सरकारी वकील को चालान पेश करने की मोहलत दे दी गई है। गुलशन हदीद स्कूल में प्रिंसिपल की नाजेबा वीडियो स्कैंडल का ये केस है और इस अहम केस की अदालत में समाअत हुई है। इस समाअत की तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से। अदालत ने ये केस का चालान पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया है और तफ्तीशी अफसर को इस केस में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नाजेबा वीडियो स्कैंडल का ये केस है, कराची का ये स्कूल है, उसके प्रिंसिपल का ये केस है। हनीफ सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानते हैं। हनीफ, इस केस के हवाले से बताइएगा और आज अदालती कार्रवाई का अहवाल भी सुनाइए। जी बिल्कुल, ये गुलशन हदीद के एक निजी स्कूल के नाजेबा वीडियो स्कैंडल का जो मरकजी मुलज़म था इरफान गफूर मेमन, आज अदालत में उसके चालान का पेश किया जाना था। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट 5 की अदालत में जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से चालान पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और तफ्तीशी अफसर को जो है वो नोटिस जारी कर दी हैं। इस हवाले से मजीद बताते चलें कि ये आज से 4 दिन कबल भी अदालत में जो है तफ्तीशी अफसर ने जो है चालान पेश न किया था। अदालत ने आज 25 सितंबर का तारीख मुकर्रर की थी कि तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत दी थी। आज भी तफ्तीशी अफसर ने जो है वो गुलशन हदीद में नाजेबा वीडियो स्कैंडल का जो चालान है वो पेश नहीं किया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए नोटिस जारी करी है और 28 सितंबर तक जो है वो पाबंद किया है तफ्तीशी अफसर को कि केस का चालान पेश किया जाए। ठीक है हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। गैर मेयारी इंजेक्शन के हवाले से कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात अली देंगे हमें आज कि बिनाई मुतासर करने वाले गैर मेयारी इंजेक्शन का आखिर नाम क्या है? ये गैर मेयारी इंजेक्शन का नाम एवॉस्टन है। अच्छा, एक और सवाल कि ये टीका किस लिए इस्तेमाल होता है? ये टीका ज़ियाबतीस के मरीज़ के आँख और पर्दे के इलाज और केसेस के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, मज़ीद क्या हक़ाइक़ हैं इस टीके के हवाले से? इसका नाम क्या है, किसकी डोजेस क्या है, इसके ऑल्टरनेट्स क्या है, तमाम तरह हक़ाइक़ आप भी देखिए। बिनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन का क्या नाम है? इस इंजेक्शन का नाम एवॉस्टन है। ये टीका किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इंजेक्शन ज़ियाबीतस के मरीज की आंख के पर्दे के इलाज और कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। एवॉस्टन टीके की एक डोज 5 से 7 हजार रुपए में मरीज को लगाई जाती है। क्या एवॉस्टन के मुतबादिल टीके मार्केट में मौजूद हैं? जी हाँ, एवॉस्टन के मुतबादिल 2 टीके मार्केट में मौजूद हैं। एक टीका पेटेजरा जिसकी एक डोज 70 हजार रुपए, जबकि दूसरा आइलिया जिसकी एक डोज 1.5 लाख रुपए में दस्तयाब है। क्या एवॉस्टन टीका जाली है? नहीं, ये एक मयारी टीका है। तो फिर लोगों की आंखें क्यों मुतासिर हुई? दरअसल एवॉस्टन इंजेक्शन की एक बोतल से 70 टीके निकाले जाते हैं और इसकी इजाजत चंद मयारी अस्पतालों को दी गई है। एवॉस्टन की बोतल से टीकों को भरने का अमल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है ताकि इसमें कोई जरासीम अंदर ना जा सके। का अमल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, लेकिन लाहौर की जीनियस एडवांस फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से भी एवॉस्टन के टीके बनाए जा रहे थे। मुमकिना तौर पर जीनियस एडवांस फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से फराहम किए जाने वाले एवॉस्टन के गैर मयारी टीकों से मरीजों की बिनाई मुतासिर हुई। क्या मुतासरा मरीज की बिनाई कभी वापस नहीं आती? इन्फेक्शन के बाद फौरी तौर पर इलाज करने से मरीज शिफायाब हो सकता है। तो ये तो आयशा हमने जान लिया कि लोगों की बिनाई क्यों मुतासिर हो, लेकिन दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर मेयो अस्पताल पहुँच गए, जहाँ उन्होंने गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की क़यादत भी की है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, म्यो हॉस्पिटल के ये मनाजिर हैं। डॉक्टर जमाल नासिर म्यो हॉस्पिटल गए हैं और उन्होंने गैर मयारी इंजेक्शन से जो मुतासरा मरीज़ थे उनकी अयादत की है। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, पंजाब गवर्नमेंट ने जो निगरान सेटअप है उनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि जो भी मरीज़ इससे मुतासर हुए हैं उनका इलाज कराया जाएगा और तरजीही बुनियादों पर उनका इलाज कराया जाएगा ताकि उनकी बिनाई वापस आ सके। गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासरा मरीज़ों की अयादत की है सूबाई वज़ीर सेहत हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की PNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि आशुब चश्म बगैर किसी दवाई के भी अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ख़त्म हो जाता है। आंखों की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। धूप गर्मी से बचाव मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो सके मुमकिन बनाए आंखों को, और इस तरह से इस बीमारी से महफूज भी रहा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अच्छा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंजक्टिवाइटिस पहले भी आता रहा है,
लेकिन ये मैनेजेबल है और ये बड़ी आपकी एहतियाती तदाबीर करके किसी किस्म की दवाई के बगैर भी किए ना पहले। और इसके तरीके ये हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपनी आंखों को और हाथों को बार बार धोएं, वो कोल्ड स्पॉन्जिंग भी कर सकता है और उसका जो तौलिया और सामान है वो दूसरे ना इस्तेमाल कर सके, यानी कॉन्टेक्ट्स दूसरे के साथ ना हो। जो इनका पीरियड है 3 दिन से 1 हफ्ते तक, ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है, लेकिन उसमें माइल्ड एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स भी बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं अगर वो ठीक नहीं होती खुद। तो ज़्यादा तो एहतियाती तदाबीर हमने एहतियात अपनाने हैं ताकि इसका फैलाव ना हो सके, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। नदीम जान की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने PNN से खुसूसी गुफ्तगू की थी और इस हवाले से जो मज़ीद हक़ाइक़ हैं वो बताए थे और कहा था कि ये गैर मयारी इंजेक्शन हरगिज़ नहीं है, सिर्फ इसके जो तरीक़ेकार है, जो इस्तेमाल का तरीक़ेकार है उससे फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डॉक्टर नदीम जान ने जो प्रिकॉशंस तो बता दी हैं कि कैसे आपने इसको रोकना है, लेकिन इम्पॉर्टेंटली चीज़ है कि लोगों को शायद इस बारे में इल्म नहीं है और हम देख रहे हैं कि तमाम तर लोग काली ऐनक लगाकर इस वक्त घूम रहे हैं और इतना ज़्यादा ये फैल चुका है आशूब चश्म। आशूब चश्म की बात करें, अच्छा ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आशूब चश्म एक अलग मामला है जो कि वायरल है, इसे आई फ्लू भी कहा जा रहा है और वो फैला है और एक से दूसरे शख्स में वो मुंतकिल हो जाता है क्योंकि वायरल है। और दूसरा जो मामला है वो इंजेक्शन का मामला है जिससे लोगों की बिनाई मुतासर हो रही है। अच्छा, वो इंजेक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लगता है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक वक्त में इस तरह की खबरें सामने आई हैं तो शायद लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, इसलिए हमने क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं, खबर यह है कि म्यू हॉस्पिटल लाहौर में एवोस्टिन इंजेक्शन से मुतासरा 6 मरीजों का ऑपरेशन कर दिया गया है। डॉक्टर असद असलम के मुताबिक तमाम मरीजों को आज म्यू हॉस्पिटल रेफर किया गया था, वहां उनका ऑपरेशन किया गया है। पहले मरहले में आंख से पस निकाली गई है और जिसके बाद मज़ीद भी उनका इलाज किया जा रहा है और उन जो 6 मरीज़ हैं उनका ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, कामयाबी से उनका ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। डॉक्टर असद असलम ने ये डिटेल्स शेयर की हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। खबर यह है कि निगरान हुकूमत ने 27 सरकारी मिल्कियती इदारों की निजकारी का मंसूबा प्लान बना लिया है जिसमें रियल स्टेट है, तवानाई, एविएशन, माली शोबों समेत सनती शोबे में निजकारी की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल, जिना कन्वेंशन सेंटर, रोजवेलट होटल निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। विफाकी हुकूमत की मिल्कियती प्रॉपर्टीज़ भी निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। PIA कॉरपोरेशन की निजकारी भी इस प्लान में शामिल है, जबकि पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। HBFC, फर्स्ट वुमेन बैंक, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स भी फहरिस्त में मौजूद हैं। 27 सरकारी इदारे हैं जिनकी निजकारी का मंसूबा बनाया गया है। पाकिस्तान स्टील, सिंध इंजीनियरिंग, पाकिस्तान इंजीनियरिंग बलों की हवेली बहादुर शाह की भी निजकारी इस प्लान में शामिल है, जबकि नंदीपुर गदू तवानाई मंसूबा, बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियां भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। 27 ये सरकारी इदारे हैं जिनकी निजकारी का मंसूबा बना लिया गया है और जो कंपनीज, जो इदारे इसमें शामिल हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी के हवाले से भी आपको डिटेल्स बताएंगे। तो अभी ये खबर है कि 27 सरकारी इदारों की निजकारी का मंसूबा बना लिया गया है। आगे बढ़े, गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की गई है। ब्लूमबर्ग ने ये खुशखबरी सुनाई है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि कई बड़ी कंपनियां पाकिस्तानी मंसूबों में दिलचस्पी ले रही हैं। ये कंपनियां सऊदी सरमायाकारों के अलावा हैं। माइनिंग मटेरियल की आलमी मंडी में रेकोडिक दुनिया की एक बड़ी माइन बनने जा रहा है। बैरिक गोल्ड कंपनी इलाके की जोग्राफियाई नज़ाकत के बावजूद $7 अरब का मंसूबा आगे बढ़ा रही है। कंपनी चीफ ने दीगर कंपनियों की मंसूबे में सरमायाकारी की पेशगोई की है, तो एक अच्छी खबर है। ब्लूमबर्ग की जानिब से बताया गया है कि बैरिक गोल्ड कंपनी के चीफ की दीगर कंपनियों की ये सरमायाकारी की पेशगोई है। गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी सामने आई है। कई बड़ी कंपनियां पाकिस्तानी मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। इसी पर बात करेंगे। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं सलमान शाह साहब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। माहिर मईशत सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। निजकारी वाले मामले पर हम उनसे बात करेंगे कि 27 जो सरकारी इदारे हैं उनकी निजकारी का फैसला किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? 27 टोटल इसमें इदारे शामिल हैं, सरकारी इदारे जिनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। आप समझते हैं प्राइवेटाइजेशन ही हल है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है?
देखिए, हमने पहले ही बहुत देर कर दी हुई है। ये पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन जो है आज से 15 साल पहले हो गई थी, बल्कि 20 साल पहले आप समझें कि वो प्राइवेटाइजेशन का अमल हो के मुकम्मल भी हो चुका है और अभी तक हम उसी मामले में फंसे हुए हैं। तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी हम प्राइवेटाइज कर लें उतना अच्छा है। और प्राइवेटाइज करने के जो जितने भी असूल हैं, अच्छे असूल अपनाए जाएं, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और अच्छे कंपटीशन कराई जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सलमान साहब, प्राइवेटाइजेशन के इमीडिएट क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं? इससे अब मईशत बेहतर होगी, जो आम आदमी का मसला है वो हल हो जाएगा? देखिए, हमारे वक्त में हमने भी प्राइवेटाइजेशन की थी। उस वक्त उसका हमने जो ऑब्जेक्टिव था वो ये रखा था कि जो भी हम प्राइवेटाइज करेंगे उससे जितनी भी आएगी हमें मिलेंगे, उसकी कीमत वसूल होगी, वो उससे हम अपने पाकिस्तान के कर्जे वापस करेंगे। और खासे कर्जे वापस भी हुए और पाकिस्तान की इकॉनमी फिर बड़ी तेजी से ग्रो भी की। और जो प्राइवेटाइज अदारे थे उनमें बैंक्स भी थे जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई और हुकूमत के ऊपर बोझ उनका कम हुआ। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं इससे पॉसिबल है कि हम प्राइवेटाइज करें। अच्छा सलमान शाह साहब, एक और सवाल जो आम आदमी के जहन में भी आता है कि प्राइवेटाइजेशन की चले फाइनली आप कह रहे हैं कि 15 साल पहले ये हो जाना चाहिए था ये काम, तो अब बहुत देर कर दिया हमने, इसमें मजीद कितना वक्त लग सकता है? गवर्नमेंट ने प्लान तो अनाउंस कर दी है। देखिए, अगर अदारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन अच्छा स्ट्रॉन्ग अदारा बन चुका है, वहाँ अच्छे लोग हैं, बोर्ड अच्छा है और फिर आपको ये पूरी दुनिया में आपने मार्केट भी करनी है अपनी चीज़ें, तो अच्छे तरीके से करें और उनको आज़ादी दें कि वो एक मेजर प्रोग्राम पाकिस्तान का मुकम्मल करें, ज़्यादा दैन कि हम हर ईच ट्रांजैक्शन पे उनके रुकावटें डालें या उनको फैसिलिटेट करें। हमें उस अदारे को फाल बनाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, कि वो ये सारा काम करके डिलीवर करे। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं खुश आइंद है। अच्छा सलमान शाह साहब, एक और अहम मामला है कि ब्लूमबर्ग ने खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो तैयार हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है ये सिर्फ खबरें होती हैं या फिर इसका कोई दूरस्थ नताइज भी होते हैं और वाकई इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान में ऐसा माहौल है और उन कंपनीज को ये माहौल फराहम किया जाएगा कि वो यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकें? देखिए, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, बड़ी यंग आबादी है। इसमें एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लोकेशन के आजकल आदारी भी है तो सेंट्रल एशिया तक जाती है और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट आए, अच्छी इन्वेस्टमेंट आए, तो पाकिस्तान को उससे टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, बेहतर प्रोडक्शन के तरीक़ेकार मिल सकते हैं और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आई है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। सो आई थिंक अगर हमारी बैरून मुल्क से इंटरेस्ट है तो उसको वेलकम करना चाहिए और पाकिस्तान में हमें एक कंपटीशन का माहौल पैदा करना चाहिए ताकि जो भी आए उसको हमें कंपेटिटिव रिटर्न। अच्छा सलमान शाह साहब, आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि जो भी अभी इक़दामात हो रहे हैं, जैसे कार्रवाइयाँ चल रही हैं स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो सब कुछ चल रहा है अभी करंट सिनेरियो में, हम सही सिमत में जा रहे हैं? इससे आपको लगता है आने वाले दिनों में मईशत बेहतर होगी और कितना वक्त लगेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो स्मगलिंग का मामला है ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में हमारे ट्रेड बैरियर्स कितने हैं और ट्रेड बैरियर से मेरी मुराद है कि कितनी हमने ड्यूटीज और कस्टम्स का निज़ाम जो बनाया हुआ है वो कितना बड़ी दीवारें खड़ी करता है। अगर जितनी बड़ी दीवार आप खड़ी करेंगे उतनी ज़्यादा स्मगलिंग होगी। सो आपको दीवारें गिराने चाहिए, आपको फ्री ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए, इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करना चाहिए, हर चीज़ को एक्सपोर्ट होने की भी हमें इजाज़त देनी चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट भी करे, एक्सपोर्ट भी करे
और फिर ये स्मगलिंग की मेहनत से हम निकल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम बनाया हुआ है इकोनॉमी के लिए, उसमें जिस चीज़ पे आप पाबंदी खड़ी करते हैं वो चीज़ स्मगल होनी शुरू करती है। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मैशत हैं, और जो इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है उसको उन्होंने खुशाइन करार दी। और बड़ा अहम एक पॉइंट उन्होंने उठाया है कि ये काम तो 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए था। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम लोग बहुत देर कर दी है हमने प्राइवेटाइजेशन में इसकी। आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट आई थी, पीटीआई गवर्नमेंट, उससे पहले भी बातें हो रही थी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की। बातें होती है लेकिन कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से शायद वो प्राइवेटाइजेशन का मामला कहीं लटक गया था। दोबारा से बात हो रही है। देखिए उन्होंने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर ये बात की कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, और जहाँ तक आपने बात की उनसे जो क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, उस पर बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि इसके रिजल्ट्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि सरमायाकारी पाकिस्तान में कब आती है। लेकिन इंपॉर्टेंटली एक और चीज़, चर्च ऑफ पाकिस्तान एंड बिशप ऑफ रायवेंड के सदर डॉक्टर आज़ाद मार्शल की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हमांगी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही कम्यूनिटी के किरदार को सराहा है। आर्मी चीफ का कहना था कि मयारी तालीम, सेहत और अवामी खिदमात में भी मसीही कम्यूनिटी का किरदार अहम है। ये मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही कम्यूनिटी के किरदार को इस मुलाकात में सराहा है। मयारी तालीम, सेहत और अवामी खिदमात में भी मसीही कम्यूनिटी का किरदार अहम है। आर्मी चीफ ने कहा। डॉक्टर आज़ाद मार्शल की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात है। बैनुल मज़ाहिब हमांगी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही कम्यूनिटी के किरदार को इस मुलाकात में सराहा है। इसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रही है। डॉक्टर आज़ाद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये मुलाकात है, जिसमें आर्मी चीफ का यह मौक़िफ़ सामने आया है कि मसीही बरादरी का किरदार इंतहाई अहम है। मसीही कम्यूनिटी के किरदार को भी उन्होंने इस मुलाकात में सराहा है। मयारी तालीम, सेहत और अवामी खिदमात में भी मसीही जो किरदार है उनकी उन्होंने बात की है। डॉक्टर आज़ाद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। बिल्कुल, ये बहुत अहम मुलाकात है और इसमें एक मैसेज भी छुपा है इस अहम मुलाकात में। सिद्दीक साजिद नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, ये बड़ी अहम मुलाकात है और क्या मैसेज जा रहा है इस मुलाकात से कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं बिल्कुल महफूज हैं और उनकी बहुत अपनी एक खुसूसी अहमियत है? जी बिल्कुल, यही जो मैसेज है वो आर्मी चीफ ने आज जो प्रेसिडेंट बिशप्स ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल उनकी सरबराही में 13 रुकनी वफद से गुफ्तगू करते हुए दिया, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई और आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने खास तौर पर तालीम, सेहत और फलाही खदमात में मसीही बरादरी की कोशिशों की भी तारीफ की और कहा कि मसीही बरादरी ने वतन अजीज के दिफा में भी बढ़ चढ़ कर गैर मामूली किरदार अदा किया है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि इस्लाम अमन व आशती का मजहब है, इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है और हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। आर्मी चीफ ने कायद के विजन के मुताबिक बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए जो मसीही बरादरी का किरदार है उसकी भी तारीफ की, जबकि मसीही बरादरी ने पाक फौज की दहशतगर्दी के लिए कामयाब ऑपरेशन की तारीफ की और अक़लियतों के लिए साजगार माहौल बनाने में भी पाक फौज की जो काविशें थी उसको सराहा है। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। अहम मुलाकात है ये जिसमें आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही कम्यूनिटी का जो किरदार है उसे अप्रिशिएट किया है। मयारी तालीम, सेहत और अवामी खिदमात में भी मसीही कम्यूनिटी का अहम किरदार है। आर्मी चीफ ने ये गुफ्तगू भी की है। आगे बढ़ते हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान लाए जाएं, ये हिदायत दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने डिवीजनल और ज़िले अहदेदारों को टास्क सौंप दिए हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ भी तश्कील दे दी हैं। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन विंग की कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। मरियम नवाज ने इस्तक़बालिया के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रावलपिंडी डिवीजन के ख्वाजा साद रफ़ीक जिम्मेदार होंगे, जबकि गुजरांवाला के मलिक अहमद खान, सरगोदा से एहसन इकबाल लीड करेंगे और फैसलाबाद की कमेटी की सरबराही करेंगे खुरम दस्तगीर। 30 सितंबर को तमाम कमेटियाँ तैयारियों से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स मरियम नवाज को पेश करेंगी। ये तैयारियाँ की जा रही हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। बिल्कुल, नून लीग ने हिकमत अमली इख्तियार कर ली है और कारकुनान को पुरजोश तरीके से और ये कहा गया कि उनका भरपूर इस्तकबाल करना है अपने कायद का। मरीम नवाज़ को इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश करनी है।
आपको ये अपडेट करें कि चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ ने कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ तरतीब दे दी हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ये मामला है और सियासी जमात मुतहर्रिक है। नून लीग ने डिवीजनल और ज़िले अहदेदारों को ये टास्क दे दिया है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब करने जा रही हैं। लेकिन मुझे यहीं पर वो याद आ गया है जावेद लतीफ़ का स्टेटमेंट। नून लीग के रहनुमा वो कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन ना आएँ क्योंकि शादियों का सीज़न है और रश हो जाएगा, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन खैर यहाँ पर थोड़ी सी अब डिफरेंट पॉलिसी पर नजर आ रही है। एक को उन्होंने फेस सेविंग का काम भी तो देना है कि आप एक बंदा दूसरी स्टेटमेंट दे, दूसरा बंदा कोई और स्टेटमेंट दे। चले इस पर तो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मरीम नवाज़ बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। उसके अलावा जो उन्होंने जलसे अनाउंस किए हैं कि लाहौर में 7 जलसे किए जाएंगे, उसकी भी आपको गाहे बगाहे अपडेट देते रहेंगे। आइंदा आम इंतखाबात की बात करें तो आम इंतखाबात से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम भी मुकम्मल कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी। बिल्कुल, ये फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर ता 27 अक्टूबर दायर किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात पर 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक इसे निपटाएगा। इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस हवाले से तमाम तर तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों की कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया है। और अब खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं तो चेयरमैन पीटीआई क्यों नहीं। तोशाखाना केस में ओरिजिनल ऑर्डर अडियाला जेल में रखने का था, कल को आप रहीम यार खान ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ट्रायल वहाँ से होगा। सरकारी वकील ने यह दलाइल दिए कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का है। वकील सफाई ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई स्पोर्ट्समैन हैं, एक्सरसाइज मशीन फराहम की जाए। चेयरमैन पीटीआई स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें एक्सरसाइज मशीन फराहम की जाए। वकील सफाई ने ये इस्तदा की है। इसके अलावा जो वो खाते हैं जेल में उसकी भी बड़ी डिटेल सामने आई थी। एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं। पार्लियामेंट की अदालती मामलात में मदाखलत, इख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। वकील ख्वाजा तारिक रहीम की कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जवाब उन्होंने जमा करा दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि कानून से अदालती उमूर की अंजाम दही तब्दील नहीं की जा सकती। उधर मुस्लिम लीग काफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हामी निकली है। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी गई है। जवाब में कहा गया है कि पार्लियामेंट का बना कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है, कानून अदलिया के इख्तियार के खिलाफ नहीं है। कानून में चीफ जस्टिस के इख्तियार को बस 2 सीनियर जजेस के साथ शेयर किया गया है। मुस्लिम लीग काफ ने इसकी हिमायत की है, इस एक्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी हिमायत कर दी है और कहा है कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को सिर्फ बांटा गया है, शेयर किया गया है 2 सीनियर जजेस के साथ। बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ ने इसकी हिमायत की है। अदालती उमूर की अंजामदही तब्दील नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग काफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हामी नजर आई। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा पार्लियामेंट के अदालती मामलात में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी है। वकील ख्वाजा तारिक की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कलअदम करार देने की इस्तदा सामने आई। अदालती उमूर की अंजामदही तब्दील नहीं की जा सकती, दरख्वास्त गुजार का ये जवाब है। जबकि मुस्लिम लीग काफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हामी है। और आगे बढ़े और ख़बर शामिल कर लेते हैं अब खेल के मैदान से ख़बर शामिल करते हैं। तो जी, भारत की खेल के मैदान में हठधर्मी बरकरार है। वर्ल्ड कप सर पर है और वर्ल्ड कप में शमूलियत के लिए पाकिस्तानी टीम को अभी तक वीज़े जारी नहीं किए गए हैं। पाकिस्तान के सिवा तमाम टीमों को भारत ने वीज़े जारी कर दिए हैं। वीज़े आज जारी हो जाएंगे ये कहा गया था पहले। आईसीसी की पीसीबी को यकीन दहानी भी सामने आई थी। कौमी स्क्वाड बुध की सुबह लाहौर से बरास्ता दुबई हैदराबाद रवाना हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम 29 सितंबर को हैदराबाद में अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पीसीबी ने खिलाड़ियों को आज एनसीए लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक भारत की जानिब से वीज़े जारी नहीं किए गए। और पीसीबी ने बहुत पहले ही नाम अनाउंस कर दिए थे, या जो मुमकिन तौर पर स्क्वाड था 18 से 20 लड़कों का, उनके नाम भिजवा दिए गए थे, जिसमें कुछ रिजर्व खिलाड़ी भी रखे गए। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ चौधरी अशरफ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चौधरी अशरफ, ये मामला ताखीर का शिकार क्यों है? भारत एक बार फिर से हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, कब वीज़े जारी किए जाएंगे पाकिस्तान टीम को?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से तजव्वुर का शिकार है कि आखिरकार क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम को वीजे जारी नहीं किए जा रहे, क्योंकि अब रवानगी का जो शेड्यूल है जिसके तहत टिकटें तय हैं, बुध की सुबह को पाकिस्तान टीम रवाना हो जाएगी, लेकिन ताहल पाकिस्तान टीम को वीजे नहीं जारी किए गए। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भी रब्ता किया और आईसीसी ने बीसीसीआई को लिखा है कि वो पाकिस्तानी वीजों के हवाले से क्यों एनओसी जारी नहीं कर रहा। तो इस हवाले से अब बीसीसीआई ने अपने वजारत दाखिला वजारत खारजा दोनों से रब्ता किया है कि वो पाकिस्तान की क्लियरेंस के हवाले से एनओसी जारी करे, ताकि पाकिस्तान में जो हाई कमीशन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए वीजे जारी करे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब भी थोड़ी देर पहले ये बात बताई गई है कि वो कल तक बाकायदा तौर पर इंतजार करेंगे और पूरी उम्मीद है आज रात को या कल सुबह में उनको वीजे मिल जाएंगे। जी ठीक है, आज रात या कल सुबह तक मिल जाएंगे वीजे। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ, आपने हमें आगाह किया। कुछ मजीद भी खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान लाइव में, या वक्त हुआ एक ब्रेक का। यह है कि सुपर पावर बनने की दौड़, चीन और अमेरिका एक दूसरे की जासूसी में तमाम हदें पार कर चुके हैं। अमेरिकी अखबार की होशरुबा रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन डीसी और बीजिंग में कायम हुकूमतें एक दूसरे की ताकत को चैलेंज करने के लिए खतरनाक हद तक जासूसी की कोशिश कर रही हैं। ग्लोबल लीडर बनने की जुस्तजू, चीन अमेरिका आमने सामने। आईटी, टेक्नोलॉजी या मसनूई जहानत के मैदानों में सबकत लेने के लिए अमेरिका और चीन एक दूसरे की जासूसी में मसरूफ हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर बाइडेन ने चीन को आलमी ताकत बनने से रोकने के लिए जासूसी की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, जबकि बीजिंग भी अमेरिका में हर शोबे में जासूसी और मालूमात जमा करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों ममालिक मसनूई जहानत की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में मसरूफ हैं, जो उनके लिए जासूसी और अस्करी सतह पर सूतमंद साबित हो सकती है। अमेरिका का तहकीकाती इदारा FBI चीन के जासूसों की तलाश में मसरूफ है। अब तक 12 ऐसे मौके सामने आए हैं जहां चीन के जासूसों की निशानदही हो सकी है। CIA और पेंटागन ने इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने के लिए ऐसे सेंटर्स कायम किए हैं जिनकी तवज्जो चीन की जासूसी करने पर है। इस जासूसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की निगरानी समेत चीन के साहिलों पर तैयारों की मदद से मालूमात जमा करने के इकदाम शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन ने सैटेलाइट के जरिए जासूसी के मैदान में काफी तरक्की की है और अमेरिका ने दुनिया भर के ममालिक को खबरदार किया है कि अगर वो चीन की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तर्क नहीं करती तो ऐसे में चीन को अपनी सर्वेलेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस खतरे को भांपते हुए अमेरिकी एजेंसियों ने चीनी एजेंट्स पकड़ने के ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है। आज के पाकिस्तान लाइव से फिलहाल के लिए इतना ही।